Hello everyone, welcome to our daily current affair program, a free initiative by Nirnay IAS. So in today's session we have 4 articles और जिसमें से 2 आर्टिकल हमारे साइंस एंड टेक से हैं। पहला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज हैबर-बॉस प्रोसेस। सो ये प्रोसेस क्या है और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के लिए व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी कहते हैं वो होता है। बट इस बैक्टीरिया का एक प्रोसीजर है जिससे ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इवेड कर देता है। साइंटिस्ट उसी प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं सो दैट हम टीबी का मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर इजाद कर सके। देन हमारा जो थर्ड आर्टिकल है ये रिलेटेड है इकोनॉमी से। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया है और एक्सपर्ट्स के द्वारा वर्ल्ड के अंदर वेल्थ इनइक्वालिटी को लेकर काफी रिसर्च की गई जिसकी वजह से ये नोबेल प्राइज उनको मिला है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड देन हम मूव करेंगे अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, इंडिया कनाडा रिलेशन। तो न्यूज में हर जगह आपने देख ही लिया होगा कि इंडिया के कनाडा के साथ जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन हो चुके हैं और जो डिप्लोमेट्स है उनको भी दोनों ही कंट्री के द्वारा वापस बुलाया जा चुका है। तो ये सब हो क्यों रहा है एंड बायलैटरल रिलेशन में ट्रेड को लेकर इंडियन डायस्पोरा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया, हाउ डिड द हेबर-बॉस प्रोसेस चेंज द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड के अंदर अगर हम पॉपुलेशन को लेकर बात करें तो आज के टाइम पे एक पॉपुलेशन विस्फोट आप कह सकते हैं दुनिया में हो चुका है। लेकिन इस पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या है? फूड सिक्योरिटी, राइट। और फूड सिक्योरिटी के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं अपने एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर में जिन प्लांट्स को हम यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं उनके लिए जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है वो है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो एबुडेंटली अवेलेबल है, राइट, क्योंकि जो हमारी एयर है उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन ही है। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन भी काफी ज्यादा है और आप जो है वर्ल्ड की एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए प्लांट्स को कल्टीवेट करके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बट यहीं पर एक कैच है। एक्चुअली ये जो आपका नाइट्रोजन है इसको आपके प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली एक तरीके से एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है ये ट्रिपलेंट बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इसको तोड़ना है तो वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्लांट नहीं कर पाते। तो इसीलिए नेचुरल तरीकों से जब नाइट्रोजन बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता था उस पर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता था। और ये नेचुरल तरीके क्या थे? लाइटनिंग से जो है आपका नाइट्रोजन का ब्रेकडाउन हो जाता है और सॉइल में मिलने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ये काम करते हैं। बट नेचुरल तरीके से जितना भी नाइट्रोजन आपका ब्रेकडाउन हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं था इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। दैट्स वाई जब हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर बनाना सीख लिया और इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाए हैं एंड इसका क्रेडिट जाता है हैबर-बॉस प्रोसेस को। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वेरी हाई प्रेशर एंड हीट पर बेसिकली कंबाइन करके एक अमोनिया को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। एंड ये जो अमोनिया है यानी कि नाइट्रोजन का एक अनदर फॉर्म या फिर जो नाइट्रेट है ये हमारे प्लांट्स के द्वारा इजिली अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स अब हम बनाना सीख चुके हैं एंड ये हमारे बेसिकली एक तरीके से फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर अब आते हैं, राइट। और यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अमोनिया है उसको बनाने का जो ये प्रोसेस है ये हमें बेसिकली यहाँ पर हेबर की तरफ से दिया गया था एंड उसी प्रोसेस को स्केल लेवल पर ले जाने का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे बोश को दिया जाता है। दो डिफरेंट साइंटिस्ट है जिनका अपना अपना क्रेडिट जो है इस प्रोसेस के अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इससे हुआ क्या,
इससे बेसिकली जो वर्ल्ड की फूड सप्लाई है, राइट है, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, उसमें 7 फोल्ड का इंक्रीज देखने को आपको मिला है। देयर इज अ डायग्राम एज वेल, जहां पे इस पूरी प्रोसेस को आप देख पाएंगे, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखिए, नाइट्रोजन एक कलरलेस ओडोरलेस गैस है, और 78% जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इसी से बना है। इट्स अ मेजर कंपोनेंट, राइट। और बट ये एबिडेंट तो है, बट इनर्ट है, इसीलिए इसको हमें कन्वर्ट करना होता है एक रिएक्टिव फॉर्म में, और इसीलिए हम इससे अमोनिया फिर या फिर नाइट्रेट बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, नेचुरली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइटनिंग के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन वो हमारे लिए इनफ नहीं था। दैट्स वाई इस प्रोसेस को लेकर हमने यहाँ पे काम किया। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है इतना ज्यादा प्लांट के लिए? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो या फिर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो, जो कि अगेन आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ग्रोथ को रेगुलेट करना हो, इन सभी के लिए नाइट्रोजन इज वेरी क्रूशियल फॉर प्लांट्स, राइट। तो ये यहाँ पे किया गया। बट देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, हमने अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया है, और मोर सिंथेटिक फर्टिलाइजर को हम अपने एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। वैसे ही इन फर्टिलाइजर्स के द्वारा होने वाले पॉल्यूशन में भी इंक्रीज देखने को मिला है। चाहे सॉइल के अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, या आपके रिवर के अंदर बेसिकली एक्सेस अमोनिया की प्रॉब्लम हो, या फिर लीचिंग की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी जो पॉल्यूट हो जाता है, ये सारी चीजें भी इसके साथ आई हैं। दैट्स वाई ये हमें बताता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी रेगुलेशंस भी लेकर आने चाहिए, ताकि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखा जा सके, राइट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रीलिम्स के लिए भी, जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट में आ सकता है, एंड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज अ एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अनदर आर्टिकल पर। अगेन द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया कि रिसर्चर्स ने फाइनली ये फाइंड आउट कर लिया है कि जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, वो ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को इवेड कैसे कर देता है, राइट। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी फॉरेन एलिमेंट को, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस को आइडेंटिफाई कर लेता है, एंड देन उसको किल करता है। एंड इसी तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें हेल्प करता है टू फाइट ऑफ दीज फॉरेन एलिमेंट्स। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही अपना घर बना लेता है एक प्रोसेस की वजह से। एंड दैट्स वाई जो है इस बैक्टीरिया को किल करना या फिर बॉडी से वाइप आउट करना इतना सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा काम कैसे करता है, और रिसर्चर्स ने जब जीरो डाउन कर लिया इस प्रोसेस को, तो फिर हमें इससे टीबी के ट्रीटमेंट में क्या कुछ बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, उसको यहाँ पे समझते हैं। तो बेसिकली जो रिसर्चर्स थे CSIR CCMB हैदराबाद के, उन्होंने एक स्टडी यहाँ पे पब्लिश की, और जहाँ पे उन्होंने जो है इन सारी चीजों के बारे में हमें बताया। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की। तो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपका मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, राइट है। प्राइमरी ये आपके लंग्स को जो है एक तरीके से अफेक्ट करता है। टीबी अगर आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, राइट है, तब तो उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। अगर ये लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, तब इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। एंड दो अलग टाइप से आप डिवाइड और कर सकते हो, लेटेंट टीबी जहाँ पे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट तो है बट एक्टिव नहीं है और सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते। वहीं जो आपका एक्टिव टीबी है, वहां पे बैक्टीरिया एक्टिव भी है, और ये बेसिकली इन्फेक्शन अदर पीपल को ट्रांसमिट भी हो सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे रिपोर्ट से ये कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर टीबी का बहुत ज्यादा बर्डन है। इट्स अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं टू टैकल दिस टीबी प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक डाटा ये कहता है कि टीबी रिपोर्ट 2024 इंडिया के लिए जो आई थी, कि टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं वो 27.8 लाख इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो आपका बेसिकली मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। मतलब हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बट अभी काफी कुछ करने की जरूरत और भी है। कुछ मेडिसिन हैं जो यहाँ पे टीबी के लिए जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे आपका आइसोनाइजिड, जैसे आपका बेसिकली यहाँ पे बेंडाकुलिन, इनको याद रखिएगा।
देखिए, जब टीबी अपनी फर्स्ट लाइन ड्रग को लेकर रिस्पॉन्स ना करे, व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली अगर किसी भी पर्सन को टीबी है तो उसको फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है वो दी जाती है। बट अगर बैक्टीरिया पर उनका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, टीबी को आप क्योर नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुका है। यानी कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब सेकेंड लाइन ड्रग्स पे आना पड़ता है। और अगर उनका भी असर नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी उसको भी रेजिस्ट कर रही है, तब आपको एक्सट्रीम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई इनको एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी भी यहाँ पे बोलते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो टीबी का बैक्टीरिया है कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा दे देता है। तो जो हमारे बेसिकली मैक्रोफेज सेल है, यानी कि हमारे जो इम्यून सेल है, ये उन्हीं को अपना होम बना लेता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेता है, ताकि इम्यून सिस्टम के द्वारा किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको किल ना किया जा सके। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्लस्टर्स जो है बना लेता है, और जो कि आप देखोगे एक डोर्मेंट रहते हैं कहीं कहीं डिकेड्स तक, राइट है। और इसी वजह से इम्यून सिस्टम इनको कोई हार्म यहाँ पे नहीं पहुंचा पाता। इसके अलावा आप देखोगे तो जो टीबी है, इसका जो बैक्टीरिया है ये फॉस्फेट और कार्बन मेटाबॉलिज्म का यूज करके जो है अपनी सेल वॉल को भी रेजिस्ट करता है। एंड इसके अलावा देखोगे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो एक मेमोरी होती है, राइट है, उसको भी हिट करता है, ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है ना तो इसको रिकॉग्नाइज कर सके, दैट इज फॉरेन एलिमेंट, राइट, और ना ही जो इसको लेकर रिस्पॉन्स कर सके। तो आप कह सकते हैं कि जो आक्रमण करने वाले हमारे सेल है, ये उन्हीं सेल को अपना होम बना लेता है। एंड देन कुछ प्रोसेस है जिनका इस्तेमाल करके ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेता है। दैट्स वाई टीबी के बैक्टीरिया को ट्रीट करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो ये टीबी का बैक्टीरिया है, इसके अंदर सिस्टीन सिंथेसिस जो है वो बेसिकली किसी भी तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट ऑफ करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है? देखिए, जो आपके इम्यून सेल हैं, अगर उन्हें किसी भी फॉरेन एलिमेंट को किल करना है तो कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, ताकि वो फॉरेन एलिमेंट को जो है वाइप आउट कर सके। लेकिन टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली कुछ यहाँ पर एंजाइम्स को जो है यूज करके इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है कि इम्यून सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का उस पर कोई फर्क ना पड़े। और यहाँ पे ये जो सिस्टीन सिंथेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि हमें उन कंपाउंड्स पे काम करना है जो टीबी के बैक्टीरिया के अंदर इस वाले एंजाइम को नॉकआउट कर दे, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही ना कर सके। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस पूरी स्टडी से ये लर्न किया है कि हमें टीबी की मेडिसिन के साथ कुछ और मेडिसिन को एड ऑन करना पड़ेगा, जो इस बैक्टीरिया का ये जो एंजाइम बनाने वाला एक प्रोटेक्टिव सा मैकेनिज्म है, इसको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल करे, और तब जाके हम टीबी को मोर एफिशिएंटली ट्रीट कर पाएंगे। तो दिस इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन। एक बार इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, यू विल गेट टू नो कि क्या कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस पर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। ओके, अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल पर। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया है, व्हाई नेशंस फेल और सक्सीड, राइट। तो आपके बेसिकली यहाँ पे तीन इकोनॉमिस्ट दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा वर्क किया है कि उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है। बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो जो आपके बेसिकली ये तीन साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो डारोन है, साइमन है, एंड देन जेम्स है। इन्होंने बेसिकली कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पे रिसर्च की, जैसे कुछ नेशन रिच और कुछ पुअर ही क्यों रह गए हैं, राइट है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में वहां के जो सोसाइटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका क्या रोल है, राइट। तो देखो, इन्होंने बताया कि कंट्रीज के अंदर जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो आपके इंक्लूसिव होंगे यानी कि सबका साथ सबका विकास, और एक बेसिकली यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव होते हैं यानी कि कुछ मेन पर्सन्स के हाथ में ही सारा पावर कंट्रोल है, कुछ ज्यादा ओपन या इंक्लूसिव सिस्टम नहीं है, अदर पीपल वेलकम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये देखा गया अगर किसी कंट्री में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का एक कल्चर ही सेट हो गया है तो वो कंट्रीज जो है वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है वेल्थ का वहां पे कंपैरेटिव टू अदर नेशंस, और वहां पे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को भी मिलती है और वो कंट्रीज ओवर द टाइम रिच भी हो जाते हैं। लेकिन जहां पर इंस्टीट्यूशंस आपके एक्सट्रैक्टिव है यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है, राइट है, ऑटोक्रेटिक रिज्म अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पर बेसिकली लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज होती है ग्रोथ के लिए, और बेसिकली ये कंट्री के अंदर इनस्टेबिलिटी को भी क्रिएट करता है, राइट। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च यहाँ पे दिया है, इससे ये पता चलता है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाकर भी अपनी ओवरऑल कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। जैसे आपका नीति आयोग है जो कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को लेके काम करता है, इससे पहले योजना आयोग था, तो ये कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी के इंजन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन चीजों को लेके काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि वो आकांक्षी जिले जो एजुकेशन को लेकर हेल्थ को लेकर काफी पिछड़े हुए हैं उन पे पहले फोकस किया जाए, राइट। तो इसको बोलते कि भाई एक इंक्लूसिव ग्रोथ आप कर रहे हो, आप उन पे भी फोकस कर रहे हो जो विकास की यात्रा में कहीं पिछड़ गए थे, एंड दैट्स व्हाई ये इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं, राइट। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लीजिए, तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट अगर आप करते हो, अगर एक ह्यूमन कंट्री में सेफ एंड प्रोटेक्टिव फील करता है, अगर उसकी मनी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत अच्छे तरीके से चीजें मेंटेन करते हैं तो बिजनेस अपने आप फ्लरिश करेगा, राइट। वही बातें इन्होंने यहाँ पे बताई है। साथ में बेसिकली यहाँ पे ये भी बताया गया कि आज के टाइम पे डेमोक्रेसीज के अंदर क्या एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चला कि आज के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और जो अथॉरिटेरियन सेंटिमेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में, वो कम होती है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना होगा, मोर पीपल को जो है इंक्लूड करना होगा इन दी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस लेड एक ग्रोथ आपको जो है कंट्री में करनी होगी, राइट। सो ये उन्होंने यहाँ पे बताया है, एंड काफी अच्छा मतलब ये आर्टिकल है, इसको प्लीज पढ़िएगा। डेफिनेटली वेल्थ इनइक्वालिटी और इंस्टीट्यूशंस के रोल पर मेंस का क्वेश्चन आ सकता है इन जीएस पेपर 3, राइट। चलिए उसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ, निज्जर केस, इंडिया कनाडा एक्सपेल डिप्लोमेट्स। तो देखिए कनाडा की तरफ से बेसिकली ये कहा गया कि जो एक खालिस्तानी लीडर थे निज्जर, उनकी जो डेथ हुई है उसमें इंडियन गवर्नमेंट के जो डिप्लोमेट्स हैं यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनका भी एक रोल है, और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। इतना कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया गया कि बिना एविडेंसेस के आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, और एक्चुअली कनाडा के जो डिप्लोमेट है वो इंडिया ने वापस भेज दिए और इंडिया ने अपने जो है वापस बुला लिए, और एक तरीके से देखा जाए तो जो हाई कमिश्नर का पोस्ट था उस पर भी जो है आप देखेंगे कि उनको भी वापस से बुलाकर उस पोस्ट से भी पर्सन को विड्रॉ कर दिया गया है। बट ये सब हुआ क्यों, राइट। देखो हुआ ये इसलिए था, कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी लीडर्स की डेथ हुई थी और कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के ऊपर जो है बेसिकली कुछ आरोप लगाए गए थे, इंडिया ने उनको बेसिकली खारिज कर दिया था। लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली एक बेसिकली मीडिया के सामने बयान दिया गया जिसमें उन्होंने इंडिया को तो अक्यूज किया ही है, डिप्लोमेट्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी उन्होंने काफी चीजें बोली है। तो इन सब चीजों की वजह से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, करेक्ट। ये तो कंटेक्स्ट था, हमें इससे ज्यादा पढ़ना होगा, बैकग्राउंड की चीजें पढ़नी होगी क्योंकि पेपर में वहीं से आता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज से 1947 में स्टैब्लिश हो गए थे, और जब 2015 में पीएम मोदी ने कनाडा को विजिट किया था तो हमने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अप लेवल कर दिया था, राइट, यानी कि और रिश्तों को गंभीर बनाया गया था।
अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट करता है करीब 4.10 बिलियन डॉलर के अराउंड, और इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग सेम अमाउंट 0.5 बिलियन डॉलर। बस यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि जो कनाडा है, कनाडा एक्चुअली एक की पार्टनर है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और हमारा जो पहला रिसर्च न्यूक्लियर बेसिकली एक रिएक्टर था साइरस, उस पर कनाडा ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसके अलावा 1.6 मिलियन इंडियंस जो है कनाडा रहते हैं, और ये करीब उनकी पॉपुलेशन का 4% बनाता है। आज भी उनके पार्लियामेंट में जो 22 एमपी हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो मतलब इट्स अ हाईली पॉलिटिकल इश्यू, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो एक पूरा बैकग्राउंड बताया गया है कि किस तरीके से कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट था वो बेसिकली स्पीड अप हो रहा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, ज्यादा लीनियंट है उन ग्रुप्स को लेकर। चाहे उन्होंने बेसिकली एक रैली टाइप का कुछ किया हो, या फिर बेसिकली उन्होंने एक रेफरेंडम जो है खालिस्तान को लेकर एक तरीके से किया हो, इन सारी चीजों को लेकर कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए थे। इसलिए इंडिया जो है पहले से ही यहाँ पे नाराज था, राइट। तो इस देखते हैं आने वाले टाइम में ये किस तरफ मोड़ लेता है। बट यहाँ पे ना हमारा जो बेसिकली कनाडा के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, न्यूक्लियर पावर में जो कॉपरेशन है, जो एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, इसकी वजह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। So this is it, student, from my side, and you can join me on Telegram channel, that is प्राची मैम टेक्स्ट बुक। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं, एंड आपको अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द स्ट्रैटेजी, हाउ टू रिवाइज, व्हाट टू फॉलो, राइट, तो आप मुझे जो है यहाँ पे बहुत ही आराम से एक टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाकी इन क्लासेस को ऑन अ डेली बेसिस देखिए, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, आपको चीजें याद होती चल जाएगी, एंड आपको अपने नोट्स का लगातार एक रिविजन भी करते रहना है, ठीक है। सी यू सून, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच, एंड गर्व से कहिए जय हिंद।